हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है फंक्शनिंग ऑफ अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, स्क्रिप्ट है, तो फटाफट से हम लोग पढ़ लेंगे और ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले मीनिंग की बात करते हैं। डिपार्टमेंटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि सर डिपार्टमेंटाइजेशन क्या होता है। देखो, इसको हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप ग्रुप ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी या फंक्शंस को बोलते हैं ना, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे होते हैं, उनको एक ग्रुप में क्या करते हो, आप डाल देते हो। इसको हम लोग एक डिपार्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ना, एक बिजनेस है, ओके। अब बिजनेस में आपको पता है पैसा आता है और जाता है, ठीक है। तो उसकी क्या करनी पड़ती है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ओके। उसकी क्या करनी पड़ती है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है। बेसिकली अकाउंटिंग क्या होती है, जितनी सेल्स हुए, मतलब कितना आपने पैसा पेमेंट करा है, कितना पैसा आपने रिसीव करा है, उन सब चीज़ों को एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बेसिकली ये सारे एक जैसे जो काम होते हैं ना, उनको एक डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है, जिसको हम लोग फॉर्मली बोलते हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हम लोग बिजनेस के अंदर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जब एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को एक प्रॉपर ग्रुप में डाल दिया जाता है, ओके। पर्टिकुलर बहुत सारे एक्टिविटीज़ को जब एक ग्रुप में हम लोग ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट का नाम देती हैं उसको, ठीक है, उसको हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान देना, इज डिपार्टमेंट फोकस ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी। ध्यान देना, हर एक एक्टिविटी पे ना अलग अलग डिपार्टमेंट फोकस करता है, या फिर यूँ बोलो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ पे क्या करता है, फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, आपके डिपार्टमेंट हो सकते हैं बिजनेस में एक सेल डिपार्टमेंट हो जो केवल सेल्स यानी प्रोडक्ट को बेचने पे फोकस करता है। वहीं एक परचेस डिपार्टमेंट भी होते हैं जो सस्ते से सस्ते दाम पे इफेक्टिव तरीके से कहाँ से प्रोडक्ट को परचेस किया जाए, एक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को कहाँ से परचेस किया जाए, उस पर ये फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेस डिपार्टमेंट होता है, आपकी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होती है, ठीक है ना, कस्टमर सपोर्ट के लिए डिपार्टमेंट होता है। तो हर एक पार्ट के लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाई जाती है, ठीक है ना। R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है कि प्रोडक्ट जो आपका है उसको कैसे रिसर्च के साथ डेवलप किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले जो स्मार्टफोन आया करता था, आज वो स्मार्टफोन सेम अगर कोई मार्केट में निकाले कोई कंपनी, तो कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई एंड हो चुकी है। पहले से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये R&D डिपार्टमेंट इंश्योर करती है कि जो उनके प्रोडक्ट है वो अप टू डेट निकले, मार्केट के जो स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंगली निकले, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, डिपार्टमेंट आर वर्क यूनिट और ग्रुप दैट कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिव एक्टिविटी या फिर रिलेटेड एक्टिविटीज। एक जैसे एक्टिविटी को एक डिपार्टमेंट में किया जाता है, जो कि डिपार्टमेंट के मैनेजर के द्वारा क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। बेसिकली जो डिपार्टमेंट का हेड होता है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये सारे चीज़ों को मेंटेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर कहते हैं, ओके। आगे बात करते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन इज इन्वॉल्व द हॉरिजेंटल डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्टिविटीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, ये परचेज डिपार्टमेंट हो गया, ये हो सकता है सेल डिपार्टमेंट होते हैं। इनके एक पर्टिकुलर हेड्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको डिपार्टमेंट हेड बोलते हैं या फिर डिपार्टमेंट मैनेजर बोलते हैं, जो मैनेज करते हैं। और ये बेसिकली हॉरिजेंटल में होते हैं। मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल ये, वर्टिकल ये, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल मतलब एक जैसे एक ही पोजीशन पे मैनेजर होते हैं और ये रिपोर्ट करते हैं आगे के जो हेड होते हैं उनको, रिपोर्ट करते हैं कि भाई साहब हमारे सेल्स की ये रिपोर्ट है, परचेज की ये रिपोर्ट है, अकाउंटिंग की ये रिपोर्ट्स है, ओके। इसको यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे बोला गया है द पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इज क्रिएट अ मैनेजेबल वर्क यूनिट, ठीक है ना। एक मैनेजेबल वर्क यूनिट क्रिएट करता है। ये फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट टास्क। और देखो, अलग अलग लोगों के जो टास्क होते हैं उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन ला के देता है और एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, ठीक है। अब मान लो जितने अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स होंगे वो इस डिपार्टमेंट में होंगे, जो परचेज के एक्सपर्ट होंगे वो इसमें जाएंगे, सेल्स में जो नॉलेज रखते हैं भाई साहब कि हमारे प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, क्या हमारी प्रोडक्ट की खूबी है, तो वो इस डिपार्टमेंट में रहेंगे। तो इस तरीके से बोलो, एक बेस्ट पर्सन बेस्ट जगह पे होता है और इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। एग्जांपल ले लो, तुम्हारे देखो यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट हो जाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, ओके। एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम होता है लोगों को कंपनी में हायर करना, ठीक है, उनको जॉब पे रखना, उनकी सैलरी देना, वो समय पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ऑफिस में वो ध्यान देना, उनकी अच्छी तरीके से वो काम भी कर रहे हैं कंपनी के लिए कि नहीं वो ध्यान देना, क्योंकि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी का ही नुकसान होगा, ओके। आगे बात करते हैं नीड फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन।
की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? तो देखो स्पेशलिस्ट लोगों को सही जगह लगाने के लिए अभी क्या बोला, अकाउंटिंग वाले लोग यहाँ पे लग गए, परचेज वाले यहाँ पे लग गए। अगर मान लो कि स्मार्टफोन बनाते तो R&D में जो एक्सपर्ट लोग हैं, बेसिकली जो इंजीनियर्स है, जो प्रोडक्ट बनाने में फोकस करते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ है वहाँ पे, वो इनको यहाँ पे डाला जाएगा, जिससे क्या हो सके हमेशा बेस्ट आउटपुट निकल के आए। क्या हो पाए? बेस्ट आउटपुट निकल के आ पाए और जो कंपनी है हमारे समय के साथ क्या हो जाए, ग्रोथ की तरफ आगे जा पाए। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस होता है कि उनको पता चलता है कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे किस चीज़ पे इफेक्टिवली काम कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो तुरंत उसको देख पाते हैं। ठीक है, और सबको पता है कि भाई रोल क्लियर है। सेल डिपार्टमेंट है तो आपको पता है कि माल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है हमें। परचेज डिपार्टमेंट है तो आपको पता है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी को प्रोडक्ट आपको परचेज करना है कम से कम दाम में। अगर आप अकाउंटिंग या फाइनेंस डिपार्टमेंट तो आपको पता है कि फाइनेंस रिलेटेड काम है, मतलब आपको पता है कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो कि भाई साहब मुझे क्या करना है। आज आपको पता चला है कि आपका जो कंपनी है बोलती है कि काम कर, आज सेल कर ले, कल जब जाती है ऑफिस में तो बोलती है काम करिए परचेज कर ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब चाहे जो काम मिल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर रोल डिफाइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑटोनॉमी होती है, अपने अपने डिपार्टमेंट में लोगों को राइट बता दिया जाता है। अब जैसे आपको पता है कि भाई साहब हम सेल डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, हमको प्रोडक्ट बेचना है और हमको लगता है कि एक पर्टिकुलर जो मेरा कस्टमर है वो मेरे से डिस्काउंट मांग रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि अगर ये डिस्काउंट मैंने इसको दे दिया तो हमारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आने वाले दिनों में बिकने वाला है, या फिर मान लो ये बल्क में प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा मेरे से। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली अपने मैनेजर से बात करूँगा। मैनेजर के पास ये राइट है कि तुरंत मेरे को अप्रूव कर दे और मैं जाके सेल को अप्रूव करके मतलब सेल को मैं ऑफ करूँ, सेल को मतलब सेल में क्लोज करूँ, फटाफट से माल बेचूँ और मेरे को कंपनी से प्रॉफिट हो। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो ये मैनेजर नहीं होता, इसको पता नहीं होता कि मेरे को किससे परमिशन लेना है, तो ये बेचारा घूमता रहता कंपनी में और ये कस्टमर वेट नहीं करता, कस्टमर किसी और कंपनी के पास चले जाता, अल्टीमेटली ब्रांड को ही लॉस होता। ठीक है, ओके, और जितना अच्छा काम करते हो तो उसे इंसेंटिवाइज भी किया जाता है आपको, तो ये सब तो अलग बात हो जाती है। और पांचवा होता है आपका कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट एंड कंसिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय परफॉर्मिंग द इंटर रिलेटेड टास्क। अब देखो क्या होता है, जो डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इंटर रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है ना, लोग एक दूसरे से आपस में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, जिससे हो सके जो फाइनल जो आउटपुट होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, उसकी बेनिफिट किसको, कंपनी को हो रही होती है। ओके, ध्यान देना, समझ में आ रहा है। जैसे सेल डिपार्टमेंट है, ये मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, आपको पता चला कि मेरी प्रोडक्ट यार थोड़ी कम क्वालिटी की हो गई, दूसरे की प्रोडक्ट मेरे से ज़्यादा बेनिफिट कर रही है, तो ये तुरंत फीडबैक दे देंगे परचेज डिपार्टमेंट को कि भाई साहब प्रोडक्ट की क्वालिटी आप अच्छे परचेज कीजिए, सो डैट कि हमारी जो आउटपुट निकले वो भी बढ़िया क्वालिटी का निकले। ठीक है, तो तुरंत आपस में देखो इन लोगों ने कोऑर्डिनेट करके आगे की तरफ मामला को संभाल लिया और कॉम्पिटिटर से ये आगे निकल गए। अगर ये ऐसा नहीं होता, डिपार्टमेंट नहीं बटा होता, तो ये आपस में ही खेल रहे होते कि भाई साहब कौन प्रोडक्ट लाता है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, और अल्टीमेटली पूरी कंपनी को इसका नुकसान झेलना पड़ता। ओके, आगे बात करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में। ध्यान देना, मार्केटिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होता है जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, जिनका फोकस होता है प्लानिंग करने में, प्राइसिंग करने में, प्रमोट करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, किस चीज़ को, गुड्स एंड सर्विसेज को, जिसको हम लोग प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ओके, जिससे हम लोग क्या कर पाए, नीड ऑफ करेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, जो हमारे कस्टमर की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग फुलफिल कर पाए, जिससे हमारा कस्टमर क्या रहे, वो सेटिस्फाइड रहे और वापस मेरे पास लौट करके मेरे से प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आए। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसमें, आपको तो एक मार्केट रिसर्च करना पड़ता है कंटिन्यूसली कि भाई साहब कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है, लोग क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं इस समय। ठीक है, हमें कौन सी प्राइसिंग सेट करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए, हमें कितना डिस्काउंट देना है, क्या हमारी सेलिंग स्ट्रैटेजी होगी, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है प्रोडक्ट को, उसके अकॉर्डिंग जो रिसर्च करके आप लाते हो, ठीक है ना, उस टाइप से ब्रांडिंग करते हो प्रोडक्ट की, जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेशन करते हैं प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी की कर पाते हैं। ओके, और प्रोडक्ट की क्वालिटी एट द एंड ऑफ द डे आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। कहीं कस्टमर नाराज़ हो गया तो फिर आपको बिजनेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं सेलिंग। देखो क्या होता है, ये जनरेट करते हैं डिमांड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। देखते हो ना, बहुत रोज़मर्रे में आपको टीवी पे, इंटरनेट पे, हर जगह एडवर्टाइजमेंट दिखता है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट को देखें और आप उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेस कर ले, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, आपको माल, अपने जो सामान है बेचने की कोशिश की जाती है। सेल्समैनशिप कई बार क्या जाता है, घर में देखोगे कई बार ना, घर में लोग आते हैं प्रोडक्ट आपको सेल करने के लिए, पूछते हैं बहन जी, आपकी मम्मी को, जैसे बहन जी क्या ये प्रोडक्ट परचेस करना है वगैरह वगैरह, उसके बारे में बताते हैं। या फिर पब्लिसिटी की जाती है, कई बार प्रोडक्ट के बारे में पब्लिसिटी की जाती है। ठीक है, बहुत वेरियस थ्रू, जैसे देखोगे कोई इन्फ्लुएंसर के साथ टाइप कर लिया गया, स्पॉन्सरशिप दिया जाता है, तो ये सारे तरीके को अपनाया जाता है, जिससे क्या हो सके आपके प्रोडक्ट जो हो और भी ज़्यादा सेल हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कलेक्टिंग द कस्टमर ऑर्डर्स डायरेक्टली थ्रू द सेल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट्स। इसमें क्या करते हैं आप, जो कस्टमर के ऑर्डर्स है आप डायरेक्टली रिसीव करते हो या फिर सेल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रिसीव करते हो। एग्जाम्पल सर क्या है, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्लास 9 की ये बुक है,
बेसिकली नोट्स है भाई, बुक नहीं है, ठीक है ना। जो भी बच्चा ऑर्डर करता है, मैं क्या करता हूँ बेसिकली, हमारी टीम क्या करती है, इसको कलर प्रिंट आउट निकलवाती है, इसको स्पायरल करवाती है और आपके घर पे डिलीवर कर देती है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि बेटा एक काम करो, जिसको भी बुक चाहिए आप 916388556077 पे कांटेक्ट कर लीजिए। ये हमारा सपोर्ट का टीम व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपसे डिटेल लेकर के आपको वहीं पेमेंट करा करके आपके घर पे प्रोडक्ट 5 से 6 दिनों में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप सेल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या फिर किसी एजेंट के थ्रू क्या करते हो, सेल करने की कोशिश कर रहे हो। आप जब व्हाट्सएप पे बात करते हो तो वहाँ पे मैं नहीं होता हूँ, बल्कि मेरे स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं और आपके प्रोडक्ट को आपके घर पे पहुँचाने में पूरी सहायता करते हैं आपकी, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम ऑपरेट करता है, ओके। इंश्योर किया जाता है कि समय पर डिलीवरी हो जाए, मतलब 5 से 6 दिन के अंदर आपके घर पर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, ओके। प्रोवाइड किया जा सके आफ्टर सेल सर्विसेज, मान लीजिए कि आपके घर पे मान लो नोट्स पहुंच रहा है, तो उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है कोई पॉइंट पे, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड कराते हैं, डाउट सॉल्विंग आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि प्रोडक्ट आपके घर पे गलत रिसीव हो गया, उसे चांसेस आज तक हुए नहीं है, बट फ्लिपकार्ट वगैरह वाला होते हैं ना, कई बार घर पे मान लो स्मार्टफोन मंगवा रहे हो, स्क्रीन टूटा हुआ मिल गया, तो आप वापस रिटर्न कर लेते हो, जिसको बोलते हैं ना आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। उसके बाद एड्रेस करते हो कस्टमर की कंप्लेंट्स को। कई बार होता है कि हम लोग प्रोडक्ट जो मंगवाते हैं कई बार गड़बड़ी निकल जाती है, ठीक है। फ्लिपकार्ट अमेजोन में ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलता है कि आपने शर्ट मंगवाया पैंट निकल आया, ठीक है। ओके, साबुन मोबाइल मंगवाए तो साबुन की टिकिया निकल आती है अंदर से। तो ये सब चीज़ें कस्टमर का जो कंप्लेंट होता है उसको आप एक्सेप्ट करते हो एंड फाइनली उसकी जो रिजोल्यूशन होती है जल्द से जल्द आप करके देते हो। तो ये सेलिंग का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है मैनेज करना रिलेशनशिप विद डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट्स। अब देखो जो बड़े लेवल पे काम होते हैं ना, वहाँ पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स वहाँ पे बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट आपका क्या है, ये एजेंट है एक तरीका का, अमेजोन क्या है, एजेंट है, कई बार ये डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे एक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इनके साथ जो मैन्युफैक्चरर होता है अच्छे से रिलेशन बना के रखता है, क्योंकि यही क्या करेंगे अल्टीमेटली इनके जो प्रोडक्ट्स है मार्केट में इंड कंज्यूमर तक पहुंचाने वाले हैं। अगर ये नाराज हो गए तो भैया प्रोडक्ट आपके मार्केट से आउट हो सकता है और अल्टीमेटली आपकी ब्रांडिंग भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ओके। हैंडलिंग द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड इंक्लूडिंग द वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन, आपको हैंडल करना पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट कहाँ पर रहेंगे, किस अवस्था में रहेंगे, हर जगह अवेलेबल हो ये आपका वेयर हाउसिंग, सो डैट कि आप तुरंत अपने सिटी में आप प्रोडक्ट को तुरंत ट्रांसफर कर पाओ। फॉर एग्जांपल मैगी हो गया, कोका कोला हो गया, कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, ये सारे हमेशा आपके घर के आसपास मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस तरीके से उनकी वेयर हाउसिंग की गई है कि भैया मार्केट में कभी भी जो इन सब चीज़ की शॉर्टेज नहीं होती है। ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है कि भाई साहब कोई भी दुकान वाला के घर में, बोलते हैं ना दुकान वाले के पास लेज खत्म ना हो, अल्टीमेटली उसके पास लेज हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, उनके पास हमेशा कुरकुरे होना चाहिए, क्योंकि ग्राहक आया और उनको प्रोडक्ट नहीं मिला तो ब्रांड की दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि ग्राहक फिर किसी और को परचेस कर लेगा। मान लो कुरकुरे आप नहीं दोगे तो वो टकाटक ले लेगा, बिंगो ले लेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि कस्टमर की, बोलते हैं ना कस्टमर खो देगा एक ब्रांड। तो उस चीज़ से उसको इंश्योर करने के लिए कि भाई हमारा कस्टमर मेरे पास बना रहे, हम लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, वेयर हाउसिंग अच्छे तरीके से करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे तरीके से करते हैं, ओके। हम लोग इंश्योर करते हैं गुड्स टू मिटिगेट द रिस्क। हम लोग कई बार क्या करते हैं, इंश्योरिंग करते हैं कि भाई जो हमारा रिस्क है वो कम से कम हो ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आसानी से ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पर ठंडे जगह पे रखेंगे। जैसे आइसक्रीम हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, बटर हो गया, इनको हम लोग ठंडे जगह पे फ्रीजर में रखेंगे, ठीक है। जो वेयर हाउस होगा बड़ा सा, जो हमारा वेयर हाउस होगा वो पूरी एयर कंडीशन होगा, जहाँ पे ठंडी कंडीशन रहेगी, जहाँ पे चीज़ों को रखा जाए जिससे वो ख़राब ना हो। जैसे कुरकुरे देखते होगे तो हवा भरा रहता है अंदर, बेसिकली वो नाइट्रोजन गैस होता है जो कि फूड को बोलते हैं ना फ्रेश रखने में हेल्प करता है। तो वो हवा क्यों भरा जाता है, शौक थोड़ी है। तो मिटिगेट किया जाता है कि रिस्क, मतलब अंदर की पड़ी हुई जो कुरकुरे है वो ख़राब ना हो जाए, नहीं तो हमारा कस्टमर हमसे नाराज़ हो जाएगा, इसलिए वो अंदर हवा भर के देते हैं, ओके। आगे बात करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के बारे में। ध्यान देना, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, ये डेवलप करते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी की, एक कंपनी को कौन सी फाइनेंशियल पॉलिसी को फॉलो करना है, उनके प्रोग्राम्स क्या होंगे, ठीक है। एस्टिमेटेड फाइनेंशियल नीड्स के, भाई साहब कोई प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में उस प्रोडक्ट के लिए हमें कितना पैसों की ज़रूरत पड़ेगा, ओके। हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो हमारा लोन्स होते हैं, जो पैसे की ज़रूरत होता है, वो ये आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितनी हमारे पैसा की ज़रूरत है, कितना हमारे पास फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स का मतलब बेटा क्या होता है, हमारा जैसे फर्नीचर हो गया, हमारा बड़ा सा वेयर हाउस हो जाता है, हमारा एसी हो जाता है, ठीक है ना। जो भी प्रोडक्ट जिसको हम छू सकते हैं वो हमारा फिक्स एसेट्स होता है, ओके। और जो हमारा करंट एसेट्स होता है, बेसिकली जो हमारा इन्वेंट्री होती है, जो हमारा स्टॉक होता है, ये हमारा क्या होता है, करंट एसेट होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ फंड, ये डिसाइड करते हैं भाई साहब के, डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। फैक्टर देखते हैं भाई कितना कॉस्ट लगने वाला है किसी चीज़ में, कितना रिस्क हमें वियर करना होगा, उसको कंट्रोल कितना हम लोग कर सकते हैं, कितना कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ों को ये दिखते हैं। उसके बाद डिटरमाइन करते हैं कि व्हेन, हाउ एंड फ्रॉम वेयर द फंड आर टू बी एक्वायर्ड। फिर डिसाइड किया जाता है पैसा कहाँ से मिलेगा, कब, कहाँ, कैसे मिलेगा, मतलब बैंक से लेना है,
ठीक है, किसी वीसी से लेना है, ठीक है ना, ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद बात की जाती है प्रोक्योर नीड फंड फ्रॉम द सेलेक्टेड सोर्सेस, वहाँ से भी पैसे को उठाया जाता है। फिर इंश्योर किया जाता है कि जैसे डिवेंचर हो या लोन लेते हो, आप इन सब मीडियम्स के थ्रू क्या करते हो, पैसे को उठाते हो, फंड रेज करते हो, आप फिर उस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। ध्यान देना, मेकिंग द डिसीजन इन द जुडिस इन्वेस्टमेंट जुडिशियस इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड इन द फिक्स एसेट्स एंड द करेंट एसेट्स। मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हो फिक्स एसेट में, मतलब बड़ा फैक्ट्री लगाना है या फिर हमें स्टॉक्स बहुत सारे खरीदने हैं, तो फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स को आप एसेट्स को क्या करते हो, बनाते हो, मतलब इन्वेस्ट करते हो उसमें। आगे बात करते हैं मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कोशिश करते हो कि जितना भी आप इन्वेस्ट करो उससे ज़्यादा आप पैसे बना पाओ, ठीक है, इंश्योर कर पाओ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अपने बिजनेस के लिए। ऐसा ना हो कि कंपनी ही डूब जाए। आप कोशिश करते हो कि जितना पैसा कमा पाओ कमाओ, जिससे आपकी बिजनेस की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो सके। ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस कुछ ही दिन में बंद हो जाए, वाइंड अप हो जाए। ओके, आगे बात करता है कंसीडर कीजिए प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है ना, आपको इंश्योर करना पड़ता है कि हमारे पास सेफ्टी बनी रहे, लिक्विडिटी मतलब हमारे बिजनेस में हमेशा कैश रहे, ठीक है ना, ओके, कैश रहेगा उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, हम लोग लॉस मेकिंग कंपनी ना बन जाए, ठीक है ना, ऐसा इन्वेस्टमेंट हम लोग को हमेशा करना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसी क्या होना चाहिए। डिसाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स एंड रिटेंशन ऑफ द फर्दर इन्वेस्टमेंट। मान लो कंपनी 100 रुपये कमाती है, 100 रुपये डायरेक्ट अपने शेयर होल्डर को बांट देती है, तो भाई साहब कंपनी के पास तो 0 रुपये रहेंगे ना। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि कितना हम लोग शेयर होल्डर को बांट दें, जिससे क्या हो सके कि हमारे शेयर होल्डर भी खुश रहे और हमारे कंपनी के पास भी पैसे रहे, हमारे कंपनी का जो जेब है वो पूरी तरीके से खाली ना हो जाए। ठीक है, तो ये भी डिसाइड कौन करता है, हमारे जो फाइनेंस जो डिपार्टमेंट होती है वही देखती है। आगे बात करती है फ्रेम करते हैं साउंड डिवाइडेड पॉलिसी, ठीक है ना, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी ला के देते हैं, ठीक है ना, अर्निंग ट्रेंड्स को इंश्योर करते हैं और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट मतलब भविष्य को बोलते हैं ना, उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाते हैं। एंड पांचवा कुछ मिसलेनियस फंक्शंस भी होते हैं, जैसे एनालाइज करना कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भाई साहब हमारा जो बैलेंस शीट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका प्रोवाइड कराना नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट एजेंसी को, भाई साहब हमारी कंपनी इस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक है, आने वाले दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हमारा बोलते हैं ना फ्यूचर क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ों को बताती है। उसके बाद बोलता है ये असिस्ट करती है मैनेजमेंट को कि भाई साहब आप देख पाओ कि किस तरीके से आप कंपनी को कोई टेक ओवर ना कर पाए, मर्जर ना कर पाए, अगर करने वाला है तो किस वैल्यू पे करे, क्या हमारी वैल्यूएशन होगी कंपनी की, इन सारी चीज़ों को ये बताती है। ओके, आगे बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ये सारे डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है, कोई भी मत सोचना कि बेटा ये सब इग्नोर कर देंगे, बहुत ही छोटी चीज़ें है बट इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, इसी तरीके से ऑपरेट करती है, ठीक है, बिना इसके ऑपरेट कर ही नहीं सकती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग देखो क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग काम होता है एचआर डिपार्टमेंट का, ये फॉस्टरिंग करता है फ्यूचर वैकेंसी, भाई साहब वैकेंसी निकालना लोगों के लिए, फिर देखना कि भाई क्वालिफाइड लोगों को जॉब देना अपने कंपनी के अंदर, ठीक है ना, मैन पावर की कितनी ज़रूरत है उन सब चीज़ों को देखना। ये डेवलप करता है पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोसीजर, जिससे एस्टिमेटेड मैन पावर की रिक्वायरमेंट को देख पाया जाए और कंपनी को जितनी लोगों की ज़रूरत है काम के लिए उतने लोगों को हायर करने का भी काम इन्हीं का होता है। आगे बात करते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में। ध्यान देना, ये एनालाइज करते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्वायर्ड मैन पावर कि भाई साहब कितने सोर्सेज से हम लोग ले सकते हैं लोगों को, और अट्रैक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, जैसे कॉलेज प्लेसमेंट वगैरह वगैरह करके, ठीक है ना, इश्तिहार डालते हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कराया जाता है, जहाँ पे कि भाई साहब हमें 100 लोगों की ज़रूरत है, इस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, एंड अकॉर्डिंगली लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अपने रिज्यूमे डालते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनकी जाँच होती है, टेस्टिंग होती है, फिर फाइनली उनको प्लेसमेंट दे दी जाती है। आगे बात किया जाता है, यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है सिलेक्शन प्रोसेस, सच है इंटरव्यू हो गया, ग्रुप डिस्कशन होता है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की भाई साहब हमें कहीं ना कहीं, लेट से हमें फाइनेंस में काम करना था, हमारे पास MBA फ्रॉम फाइनेंस होने चाहिए या फिर CA चाहिए होंगे, तो ऐसे लोगों को इस तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बारे में। ध्यान देना, ये असाइन करते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कि रिस्पेक्टिव जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनको जॉब दे दिया जाता है। ओके, उसके बाद नए एम्प्लॉयज़ को जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को बेसिकली उनसे वो फैमिलियर हो पाए, उनके लिए ओरिएंटेशन वगैरह भी देना HR डिपार्टमेंट का ही काम होता है। उनको ट्रेनिंग देना कि भाई साहब आपको ये काम यहाँ पे करना है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर्ड रहें इस तरीके से, क्योंकि नए नए लोगों को डायरेक्टली काम दे दोगे तो कई बार क्या करते हैं काम को खराब
ख़राब भी कर देते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं वो ख़राब ना हो पाए चीज़ों को, उससे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपरली, फिर उनको प्रॉपरली काम करने दिया जाता है। ओके, और समय समय पे उनको जॉब ट्रेनिंग देना, लेक्चर्स प्रोवाइड कराना, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, कॉन्फ्रेंसेस को में कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो सब चीज़ों को इंश्योर किया जाता है, जिससे समय के साथ उनके जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके यहाँ वो भी अपडेटेड रहे, वो भी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाए। क्या ये समझ में आया? आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। ध्यान देना, डेवलप करना सिस्टम टू इवैल्यूएट द जॉब परफॉर्मेंस। देखना भाई साहब के यहाँ पे जो हमारे इंप्लॉय काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो बंदा जो अच्छे तरीके से काम करता है उसको समय के साथ साथ बोलते हैं ना बहुत सारे पर्क्स दिए जाते हैं कंपनी के थ्रू, कई बार प्रमोशन दिया जाता है, सैलरी हाइक मिलता है, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें की जाती है। असिस्ट करना डिपार्टमेंट को कंडक्ट करने में परफॉर्मेंस इंटरव्यूज़, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट को हेल्प करता है परफॉर्मेंस इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करने में। ग्रुप इंडिविजुअल को रिजल्ट के साथ देखने में हेल्प करता है। प्रमोशन ट्रांसफ़र के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। कई इंप्लॉयज़ को देखोगे ट्रांसफ़र हो जाता है, उनको प्रमोशन किया जाता है, तो ये सारे इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और उनकी सैलरी क्या होगी, वेजेस क्या होगी, ये सारे डिसाइड करने का काम भी क्या होता है, HR डिपार्टमेंट का ही होता है। शॉर्ट में बोला जाए तो HR डिपार्टमेंट, लॉन्ग टर्म में बोलोगे तो मतलब पूरी नाम लेके बोलोगे तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। ओके, आगे बात करते हैं प्रोडक्शन और वर्क डिपार्टमेंट क्या होता है। ध्यान देना, डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं, मार्केट एनालिसिस से देखते हैं भाई क्या प्रोडक्ट बनाना, उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। फिजिकल एट्रीब्यूट्स अच्छा शेप साइज वगैरह देना इनका काम होता है। ओके, फिर कहाँ पे ये बनाएंगे, चॉइस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट मशीनरी की, इस मशीनरी का हमें ज़रूरत पड़ेगा, ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। फिर कंसीडर करते हैं फैक्टर लाइक आउटपुट वॉल्यूम, कितना हमें एक बार में बनाना चाहिए जिससे हमें कम से कम पैसा लगे बनाने का, उनका कॉस्ट क्या होगा, अडेप्टेबिलिटी क्या होगी, मशीन जो खरीदोगे उसकी लाइफ क्या होगी, ये सारे क्या करते हैं ये देखते हैं। ले आउट ऑफ प्लांट, भाई साहब देखो ऑर्गेनाइज करते हैं मशीन इक्विपमेंट टूल विद इन द फैक्ट्री टू इंश्योर द इफिशिएंसी प्रोडक्शन। ये इंश्योर करें कि भाई साहब इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट बनाए, इतने मशीनरी हमारे पास हो जिससे हमारे पास एक एफिशिएंटली प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो पाए। ओके, और डिज़ाइन करना फिजिकल अरेंजमेंट नोन एज द प्लांट लेआउट, जैसे प्लांट कैसे होगा, हमारे पास क्या स्ट्रक्चर हो, कहाँ मशीनरी होगी, क्या हमारा बोलते हैं ना असेंबली लाइन काम करेगा, ये सारी चीज़ों को देखते हैं फॉर द इकोनॉमिकल ऑपरेशन, जिससे हमें क्या हो पाए ये जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है सस्ता से सस्ता पड़ पाए, और कंपनी को जितना कॉस्ट कम आएगा उतना प्रोडक्ट की प्राइस क्या बोलते हैं वो कम रहेगी, या फिर प्रोडक्ट की प्राइस कंपनी बढ़ा कर नॉर्मल भी बेचती है तो कंपनी की बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट क्या रहेगी, ये बढ़ेगी, ठीक है। अगर कॉस्ट जहाँ हाई हुआ प्रॉफिट कम हो जाएगा, अब प्रॉफिट कम होना बहुत ही खतरनाक होता है। ओके, आगे बात करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में। ध्यान देना, ये डिटरमाइन करते हैं रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, लेबर कैसे होंगे, मशीनरी के बारे में, ठीक है ना, कितने नीड से ये सारे बताते हैं। प्लानिंग करते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, किस सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, काम को करेंगे। इस्टेब्लिश करते हैं टाइम शेड्यूल कंप्लीशन कि भाई इतने दिनों में 20 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं तो हो जाएगा, या फिर 1 महीने में हम लोग इतना प्रोडक्ट बना लेंगे। लेट से कोई कार मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है, बोलती है कि हम 1 महीने में 50 कार बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एस्टिमेशन इसका काम हुआ ना, प्रोडक्ट प्लानिंग करना। प्रोडक्ट कंट्रोल करना, ये कोऑर्डिनेट करती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से, इंश्योर करती है कंट्रोल, ठीक है ना। टारगेट करता है, सेटिंग टारगेट करता है कि भाई साहब मॉनिटरिंग करती है कि सही चीज़ सब मतलब सारे चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। करेक्टिव एक्शन, कुछ गलत हो रही है तो उसको करेक्ट करती है, या फिर मान लो कि पता चलता है बीच में कि नहीं हम लोग अगर इस तरीके से काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी, तो फिर वो सजेस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली, फिर वहाँ पर भी काम किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं कंट्रोल करना इन्वेंट्री। हमारा इन्वेंट्री नथिंग जैसे स्टॉक, ठीक है ना। ओके, स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। मेंटेन करना क्वालिटी और स्टैंडर्ड, आपके प्रोडक्ट इतना भी ज़्यादा हाई लेवल पे प्रोड्यूस ना हो जाए, या फिर इस तरीके से प्रोड्यूस मत कर दो कि क्वांटिटी तो दिख जाए लेकिन क्वालिटी ना दिखे, तो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैनेज करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ध्यान देना, ये अरेंज करते हैं मेंटेनेंस और रिपेयर ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट टू कीप देम ऑप्टिमल कंडीशन। इस तरीके से मशीनरी वगैरह को बोलते हैं ना, ये हमेशा क्या बोलते हैं मेंटेन करके रखते हैं कि भाई साहब वो हमेशा काम करता रहे। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा काम करा दो कि मशीन ही खराब हो जाए, या फिर इतना कम करा दो कि मशीन में ही जंग लग जाए, ऐसा नहीं है। इस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं मशीनरी को भाई साहब कि जिससे वो मशीनरी अच्छे तरीके से काम करता रहे, कंपनी को अच्छे से अपना आउटपुट दे पाए। ओके, ये प्रिवेंटिंग इंटरप्शन ड्यू टू द ब्रेक डाउन एंड इंश्योर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। अब देखो मशीनरी को मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि हम लोग काम करते हैं तो सोना, खाना पीना, खाना, इंटरटेनमेंट जैसे अपने लिए ज़रूरी है, वैसे मशीनरी को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसकी ऑयलिंग वगैरह, ग्रीसिंग करना, ठीक है ना, उसको मेंटेन करना। तो उसको ये इंश्योर करते हैं अगर ऐसा ना किया जाए तो मशीनरी ख़राब हो सकती है और बीच में क्या हो जाएगी कि कंपनी को उसका नुकसान होगा क्योंकि प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं परचेसिंग एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट। ध्यान देना, परचेज
और या स्टोर्स डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। परचेज डिपार्टमेंट क्या होता है, पढ़ो, देखो इसका मतलब क्या इनका फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारे, ध्यान देना। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बोल देगा कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट का बता दे, परचेज डिपार्टमेंट का बताते, HR डिपार्टमेंट का क्या फंक्शंस होते हैं वो बता दो, तो ये सारी चीज़ें आपको बताने होंगे, ठीक है। ध्यान देना, ये प्रिपेयर करते हैं परचेस बजट, मतलब कितना क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेस करना है, किस क्वालिटी का परचेस करना है, समय कब तक हमें चाहिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा, ये सारे क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं। ये डेवलप करते हैं परचेस प्रोसीजर, किस तरीके से हम लोग परचेस करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या करना, आउटलाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप की, कैसे कैसे हम लोग मटेरियल को परचेज करेंगे, कौन सा मटेरियल पहले परचेज करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे, ठीक है ना। इसमें स्टेप इंक्लूड होते हैं रिसीविंग द परचेज रिक्वेजिशन, मतलब परचेज क्या क्या लिस्ट आता है ना, जैसे घर में मम्मी आप लोग को लिस्ट देती होगी या फिर आप लोग मम्मी को बताते हो कि मम्मी ये सामान चाहिए, तो वो बेसिकली उसको बोलते हैं, ठीक है ना। ऑब्टेन करना सप्लायर का कोटेशन, मतलब सप्लायर को फिर ये लिस्ट भेजना कि भाई साहब हमें ये सामान चाहिए, इसकी प्राइस कितना हमें लिख करके भेज दीजिए, सप्लायर इन्हें बताते हैं। उसके बाद देख करके भाई साहब इनको क्या किया जाता है, ऑर्डर प्लेस किया जाता है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं रिसीविंग द परचेज रिक्वेजिशन। ध्यान देना, कलेक्टिंग द ऑथराइज्ड परचेज रिक्वेजिशन फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट। देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पर प्रिंटर्स होते हैं, तो प्रिंटर में बहुत सारे इंक की जरूरत पड़ती है, पेपर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को बोल देगा भाई पेपर खत्म हो गया, ले आना। ओके, सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट मान लो पैकेट्स में बहुत सारी चीज़ों को पैक करता है, ओके, फिर वो भी इनवॉइस के लिए पेपर का यूज़ करता है, लोगों को बिल देने के लिए, तो पेपर पैकेट खत्म हो गया पैकिंग करने वाला और पेपर खत्म हो गया, तो वो भी परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई हमें चाहिए, ठीक है ना। वो डायरेक्टली जाके परचेज नहीं कर सकते, ओके। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, सारा एक बार में लिस्ट बना के जाएगा, फिर मार्केट में जाकर के परचेज करता है। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे आपको पेन चाहिए होगा, आपकी बहन को हो सकता है बुक चाहिए होगा, ओके, घर में लेट से कुछ खत्म हो गया तो वो दादी जी को कुछ और चाहिए होता है, एक बार में पक्का लिस्ट बनता है, फिर मम्मी जाती है एक बार में सारा सामान को परचेज करके लाती है। तो बेसिकली आपकी मम्मी क्या होती है, परचेज डिपार्टमेंट के तौर पे क्या करती है, अपना रोल प्ले करती हैं, ओके। आगे बात करता है डिटरमाइन करता है सोर्स ऑफ सप्लाई। ध्यान दो, देखो इनवाइटिंग द कोटेशन फ्रॉम द मल्टीपल सप्लायर रिसीविंग द परचेज रिक्वेस्ट। देखो मम्मी जैसे होता है ना, मार्केट में जाती है, बहुत सारे स्टोर वाले से पूछती है कि भाई ये प्रोडक्ट चाहिए, दाम बताओ मैं, ठीक है ना। अभी लेट से ये बोलता है 100 रुपये में देंगे, ये बोलता है 120 रुपये लेंगे, ये बोलता है 80 रुपीज़ लेंगे, तो इसको बेसिकली बोलते हैं कोटेशन लेना, ठीक है। अब मम्मी ने तीनों के प्रोडक्ट को देखा, तीनों की क्वालिटी को देखा कि यार सबकी क्वालिटी तो सेम है, लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो क्यों ना इन्हीं से लिया जाए। तो ये बेसिकली डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि किन से हमें प्रोडक्ट को लेना है, ओके। आगे बात करते हैं प्लेस करते हैं परचेस ऑर्डर, मतलब इनको फाइनली परचेस जो ऑर्डर दे दिया था कि भाई साहब इतने पीस हमें चीज़ चाहिए, वो ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है, ओके। आगे बात करता है फॉलो अप परचेस ऑर्डर क्या होता है। देखो मॉनिटर करना प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल डिलीवरी अगेंस्ट द स्पेसिफाइड टाइम। ऐसा ना होना चाहिए कि भाई साहब ये बोल रहे हो कि हम लोग आपको 7 दिन के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, बट यहाँ पे 14 दिन बीत चुके अभी तक प्रोडक्ट ही नहीं आया। तो इन सब चीज़ों को भी दिखता है परचेस डिपार्टमेंट कि समय पर हमारे प्रोडक्ट हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो उस केस में रिमाइंडर भेजता है सप्लायर को कि भाई साहब हमें प्रोडक्ट चाहिए फटाफट से, ओके। अब मान लो गलत प्रोडक्ट रिसीव हो गया, कुछ भी इशू होता है, तो यही लोग क्या करते हैं, इस चीज़ से हैंडल करते हैं। आगे बात करता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। बेसिकली कह लो कि सारे डिपार्टमेंट ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अब बात करते हैं, देखो छोटा सा चैप्टर मैंने बोला था आखिरी, इसके बाद चैप्टर हमारा खत्म, ठीक है। ध्यान देना, जनरल ऑफिस फंक्शंस क्या होता है। देखो ये रिसीव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कंप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। जनरल ऑफिस फंक्शन का क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, मैनेज करते हैं ऑफिस के जो रेगुलर अफेयर्स होते हैं उसको, ठीक है, हैंडल करना, इनबाउंड और आउटबाउंड मेल्स जो होते हैं उनको हैंडल करते हैं ये, ऑर्गेनाइज करते हैं टेली कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक टेलीफोन, फैक्स, etc, ओके। इस्टेब्लिश करते हैं ऑफिस के सिस्टम, जैसे प्रोसीजर क्या होगा, रूट लाइन्स क्या होने वाली, ये सारी चीज़ें। ये मेंटेन करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, कंट्रोल करते हैं स्टेशनरी, ऑफिस फॉर्म्स वगैरह को देखते हैं, सेफगार्ड करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, एसेट्स को जो बिजनेस के होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अकाउंटिंग फंक्शंस को भी क्या करते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे अकाउंटिंग टास्क को परफॉर्म करते हैं, ओके। आगे बात करते हैं अकाउंटिंग फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, ध्यान देना, परफॉर्म करते हैं अकाउंटिंग टास्क लाइक फॉर्म विदाउट अ सेपरेट अकाउंट डिपार्टमेंट, ओके। रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, हैंडल करते हैं कैश ट्रांजेक्शन को, फाइनल अकाउंट यही बनाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट ये बनाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ऑडिट्स वगैरह, इंटरनल ऑडिट वगैरह भी करते हैं कई बार, ओके। आगे बात करते हैं लीगल फंक्शंस, ध्यान देना,
एड्रेसिंग द फर्म्स लीगल ऑब्लिगेशन कंसर्निंग टैक्सेशन रिलेटेड जो मामला होता है, कॉमर्शियल लॉ, मान लो कंपनी पे किसी ने केस कर दिया या कंपनी ने किसी पे केस कर दिया, ठीक है, ये सारे मैटर को संभालते हैं। लेबर लॉ, भाई साहब हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने ही हम पे केस कर दिया कि भाई साहब हमारा सैलरी नहीं बढ़ रहा, हमारे साथ गलत तरीके से इस कंपनी में ट्रीट किया जाता है, तो इन सारे मैटर्स को ये देखते हैं। ओके, फिर कंपनी में क्या होती है, समय के साथ साथ मीटिंग्स होती है, जनरल मीटिंग, उसमें मेंबर्स से मैटर हो गया, अगर मान लो मेंबर्स ने कुछ कंप्लेन कर दिया, मेंबर्स ने कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, तो उन सब चीज़ों को देखना। कंपनी अगर लिस्टेड है तो सेबी के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कराना कंपनी को। तो ये सारे मेजर काम होते हैं। ओके, ये प्रोवाइड कराते हैं लीगल एडवाइस, असिस्टेंट वेरियस मैटर में कंपनी को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं फर्म को लीगल प्रोसीडिंग्स में, जैसे कोर्ट में कोई केस कर दिया तो कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कई बार डिफेंस के तौर पे, कई बार प्लांटिफ के तौर पे। प्लांटिफ मतलब जिसके साथ गलत हुआ, जिसने केस फाइल किया है। डिफेंस के तौर पे मतलब तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल हो गया है और तुम उसको डिफेंस कर रहे हो, उसको डिफेंस बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपार्टमेंट। ध्यान देना, क्या है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपार्टमेंट। एग्जाम में शॉर्ट स्क्रिप्ट 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा, चुपचाप चिपका के आ जाना, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, द ऑपरेशंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट विद इन और कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटर कनेक्टेड, ठीक है ना, सब आपस में जुड़े हुए हैं और इंटर डिपेंडेंट भी है। जस्ट लाइक दैट, आप हो, आपके पापा है, आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, ठीक है। अब देख लो तो 4 आदमी अलग अलग, ठीक है ना, लेकिन देखो चारों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पापा के लिए काम का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली हो आप उनके। मम्मी क्यों खाना बना रही है, अपने लिए थोड़ी बना रही है, आप लोग के लिए बना रही है। अगर खाना नहीं बनाएंगे तो आप खाओगे नहीं, ठीक है। आप लोग रहोगे नहीं तो मम्मी खाना किसके लिए बनाएंगे। तो बेसिकली आप लोग आपस में क्या हो, इंटरडिपेंडेंस, चारों एक दूसरे पे क्या हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से बोल लो, डिपेंडेंट हो, ठीक है। इस डिपार्टमेंट परफॉर्म द स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हर एक डिपार्टमेंट एक अपना स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है HR डिपार्टमेंट क्या करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको लीगल डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है। ओके, बट दे रिलाई ऑन द अनदर सपोर्ट एंड असिस्टेंट। देखो, लेकिन देखो यहाँ पे सब कोई स्पेशलिस्ट तो होते हैं, सब कोई अपने फील्ड में, लेकिन एक दूसरे पे ही क्या बोलते हैं, भरोसा भी करते हैं कि भाई साहब वो अगर परचेज डिपार्टमेंट कुछ बोल रहा है तो सेल्स डिपार्टमेंट ये मान के चलेगा कि ये बेस्ट बोल रहा है, ये नहीं मान के चलेगा भाई वो गलत बोल सकता है, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस, इफ परचेसिंग एंड स्टोर डिपार्टमेंट फेल्स टू इंश्योर द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द मटेरियल, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन नॉट मैन्युफैक्चर द गुड्स। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो रिलेटेड का सबसे बड़ा एग्जांपल है। मान लो कि हमारे यहाँ सप्लाई डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट बोल लो या परचेज डिपार्टमेंट बोल लो। अगर ये रॉ मटेरियल हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं सेंड करेंगे तो भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होंगी गुड्स की, जिससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वही प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, तो बोल लो कि पूरी कंपनी बैठ जाएगी एक बार में। दिस शॉर्टेज अफेक्ट द रेवेन्यू फ्लो। भाई साहब इनकम ही नहीं होगा, सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, द इम्पैक्ट एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे यहाँ स्टाफ है उनको फिर जॉब से निकालना भी पड़ सकता है भाई साहब, क्योंकि उनको सैलरी वगैरह तो दोगे ना, और जब इनकम ही नहीं है तो सैलरी कहाँ से दोगे। कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिपार्टमेंट्स आर एसेंशियल। इसी वजह से जो कोऑर्डिनेशन होता है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा पिद्दी सा चैप्टर था जो कि थोड़ी देर में ही कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान देना, अगर आप CB गुप्ता का बुक को रेफर कर रहे हो तो बस उसी बुक पे ये नोट्स है, आपको मज़ा आ जाएगा। और मैं हमेशा बोलूँगा, एक बच्चा मेरे को मैसेज करके बोल रहा था कि सर क्या अपना हैंड रिटन नोट्स बना लें तो कोई दिक्कत है। मेरा जवाब है बेटा उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर हैंड रिटन खुद का बना रहे हो वो बेस्ट है, जब नहीं बन रहा तो ये ले लो, ठीक है। क्योंकि बुक बेटा लेकर के एग्जाम के 2 दिन पहले रिवाइज तो होने से रहा, आपके पास मैथ भी है, साइंस भी है, सोशल भी है, पूरा बोलते हैं ना हिंदी इंग्लिश पूरी फीड पड़ी है। ओके, तो उसके साथ बस मेरा फोकस यहाँ पे क्या है कि आपको कॉमर्शियल एप्लीकेशन का जो सरदर्द है वो हटा देने का। ओके, उसके बाद सिविक्स की जो होगी, क्लास 9 की सिविक्स की जो लेक्चर है वो भी मैं इस चैनल पे डाल दूंगा। तुम्हारा सिविक्स और कॉमर्शियल एप्लीकेशन और कॉमर्शियल स्टडी, 10th में भी जाओगे तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन और कॉमर्शियल स्टडी और सिविक्स, उसका टेंशन तुम भूल जाओ, वो सारे तुमको यहीं पे मिल जाने हैं। उसके अलावा जो भी टेंशन है अपना झेलो, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा नोट्स इतना ईजी रहेगा कि तुम्हारा ये सारे सब्जेक्ट पे कमांड आ जाएगा, ठीक है। और मेरा यही मकसद भी है। ओके, ये क्वेश्चन आंसर की स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करके मुझे इंस्टा पर टैग कर देना कि सर होमवर्क हो गया। ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगले हफ्ते हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसका भी ले लो, ये भी देखो बच गया, इसका भी ले लो। ओके, और हम लोग अगले हफ्ते में हम लोग चैप्टर 8 कम्युनिकेशन एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। बेसिकली कम्युनिकेशन का चैप्टर है, आगे आने वाले 2-3 चैप्टर ऐसे ही चलने वाले हैं, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और फिर मिलते हैं। बाय बाय।